हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का बायोलॉजी विषय। बायोलॉजी विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का ये 5वां वाला भाग है। क्योंकि कक्षा 9 का बायोलॉजी विषय नहीं, क्योंकि कक्षा 9 में जो है आपका साइंस चलता है, तो उस साइंस का जो चैप्टर है 6वां वाला वह बायोलॉजी का पार्ट है, इसलिए हमने बायोलॉजी विषय लिख दिया है। तो 6वां पार्ट बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और वह है क्या आपका टिश्यू। क्या है आपका टिश्यू, यानी कि ऊतक। हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक। तो इस ऊतक के विषय में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। इस ऊतक के विषय में ही हमको पढ़ना है। देखिए, हम 5वां वीडियो पढ़ रहे हैं। एक पिछले 4 वीडियो में हमने पढ़ लिया है ऊतक होता क्या, ऊतक कितने प्रकार का होता है, ठीक। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था, और उसके बाद परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो थे उनके विषय में डिटेल में अध्ययन किया। परमानेंट टिश्यू जो थे अस्थायी ऊतक थे, तो अस्थायी ऊतकों के बारे में भी हमने अध्ययन करना शुरू किया। अस्थायी ऊतकों में क्या था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतकों के विषय में भी हमने देख लिया था। तो सरल अस्थायी ऊतक के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक, या फिर कह सकते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने कल आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले आपको एपिडर्मिस बताया था। एपिडर्मिस क्यों बताया था कि एपिडर्मिस क्या होती है, लास्ट लेयर होती है। लास्ट लेयर नहीं होती है, पहली वाली लेयर। और अंदर से देखिएगा तो लास्ट लेयर होगा, और बाहर से देखिएगा तो पहला वाला लेयर है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट के केस में एपिडर्मिस सुरक्षात्मक लेयर है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है आपका, पिछले वीडियो में बताया गया था कि एपिडर्मिस क्या है, यह सबसे बाहरी लेयर है। बाहर से देखते हैं तो सबसे बाहरी लेयर है, और ये कैसा लेयर है, सुरक्षात्मक है। कैसा है, सुरक्षात्मक लेयर है। कैसे सुरक्षात्मक है, इसके विषय में चर्चा किया जा चुका है कि मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जल अवरोधी चीज पाई जाती है, केमिकल पाया जाता है। जो पानी में तैरने वाले होते हैं पौधे, उनमें कुछ एक्स्ट्रा पाया जाता है। पौधे की उम्र बढ़ने पर जो छाल उसमें डेवलप हो जाते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं, सारी चर्चाएं इसके विषय में हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के विषय में, ठीक है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के विषय में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के विषय में अध्ययन करेंगे हम लोग। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे आज। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिंपल सी बात है। आपको बताया गया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू वे टिश्यू हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का उदाहरण सेम डिफरेंट है कि वह वे ऊतक जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक। तो दो थे आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, इसका एग्जांपल, इसका क्या है, डेफिनेशन क्या था कि वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, और वे सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी एक निश्चित कार्य को संपादित करती हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें क्या है कि वे ऊतक जो विभिन्न प्रकार की
कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या उन्हें जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है कि वे ऊतक जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो है क्या, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, तो इसका तात्पर्य यह है, जैसे परमानेंट टिश्यू में आपने देखा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा था कि पैरेनकाइमा है, तो उसमें सिर्फ पैरेनकाइमा के सेल थे, जो पैरेनकाइमा, तो अब सेल का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, लेकिन वो उसकी जो प्रकृति है वो पैरेनकाइमेटस ही प्रकृति होगी। तो एक ही प्रकार की कोशिकाएं सब आपस में मिली थी। ठीक है, एक ही सब पैरेनकाइमा के सेल थे। कोलेनकाइमा था तो सब कोलेनकाइमा का सेल था, सब कोलेनकाइमा का सेल था। कोलेनकाइमा है तो सब कोलेनकाइमा का सेल है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा है तो स्क्लेरेनकाइमा में क्या था, सब स्क्लेरेनकाइमा था, तो स्क्लेरेनकाइमा में देख रहे थे आप लोग कि सब स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, सब स्क्लेरेनकाइमेटस। आगे बात समझ में, तो आप वहां पर आप लोगों ने देखा था कि चाहे पैरेनकाइमा में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा में कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में खाली स्क्लेरेनकाइमेटस सेल मिलकर के एक टिश्यू का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस केस में दो से अधिक या कई सेल्स आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो सकता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सब आपस में मिल सकते हैं, सब आपस में मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है सिंपल परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, समझ में आ गया होगा इससे। ठीक, परमानेंट टिश्यू में सिर्फ यही था, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेनकाइमा ही कई पैरेनकाइमा मिलकर के एक ऊतक का निर्माण कर दे रहे थे, कई कोलेनकाइमा मिलकर के एक ऊतक का निर्माण कर दे रहे थे, कई स्क्लेरेनकाइमा मिलकर के एक ऊतक का निर्माण कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जटिल अस्थायी ऊतक में यहाँ पर हो पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, हो सकता है कि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा आपस में मिलकर किसी ऊतक का निर्माण करें, हो सकता है कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करें, और हो सकता है कि इनके अलावा और भी कोई सेल्स और आकर के इन सब चीजों से जुड़ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, परिभाषा स्पष्ट हुई। परिभाषा के बाद देखिए कि इनके जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वह कौन कौन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, किन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को बारे में हमको पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मेनली दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं, आपका जाइलम और दूसरा क्या है आपका फ्लोएम। जाइलम है और दूसरा क्या है आपका फ्लोएम। हिंदी में लिखेंगे तो भी जाइलम को जाइलम ही लिखेंगे, फ्लोएम को फ्लोएम ही लिखेंगे। दो आपकी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। संवहन ऊतक भी कहा जाता है। क्यों संवहन ऊतक कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। संवहन ऊतक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। संवहन ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक कहा जाता है क्योंकि ये संवहन बंडल, वैस्कुलर
बंडल। संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। आगे बात समझ में। तो जाइलम और फ्लोएम ये दो आपके जटिल अस्थायी ऊतक हैं और इन जटिल अस्थायी ऊतकों को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, संवहन ऊतक भी कहा जाता है। संवहन ऊतक क्यों कहा जाता है कि ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं और ये संवहन बंडल का निर्माण करना, ये संवहन बंडल का निर्माण करना यूनिक फीचर है। ये संवहन बंडल का निर्माण करना जो है ये यूनिक फीचर है, इनका यूनिक फीचर है, विशेष गुण है। संवहन बंडल का निर्माण करना ये क्या है, ये विशेष गुण है, इनका विशेष गुण है। और इसी विशेष गुण के कारण और इसी विशेष गुण के कारण जो होता है, जो बड़े बड़े पौधे हैं उन बड़े बड़े पौधों को स्थल में, स्थलीय जो वायुमंडल है, जो स्थलीय माहौल है, इस स्थल में मंडल में उनको स्थायित्व देने के लिए, उनको अनुकूलित करने के लिए या फिर उनके पोषण के लिए उपयुक्त बनाता है ये संवहन मंडल। ठीक है, आगे बात समझिए। तो जाइलम और फ्लोएम दो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को इनको संवहन ऊतक भी कहा जाता है क्योंकि ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। और संवहन बंडल यूनिक फीचर होता है, विशेष गुण होता है किसका, बड़े पौधों का विशेष गुण होता है, बड़े पौधों का विशेष गुण होता है, किसका विशेष गुण होता है, बड़े पौधों का। बड़े जो पौधे हैं, बड़े जो पेड़ हैं या बड़े पौधे या फिर कह सकते हैं पेड़, आप कह सकते हैं बड़े पौधे कह सकते हैं या पेड़ कह सकते हैं, इनका क्या होता है, विशेष गुण होता है संवहन बंडल का निर्माण करना क्योंकि यह स्थलीय वायुमंडल में इनको रहने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। बड़े पेड़ पौधों को इस संवहन बंडल का निर्माण हो जाने से स्थलीय वायुमंडल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। बस समझ में आई बात। तो ये चीज है, चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। संवहन बंडल बड़े पौधे ब्रैकेट में पेड़ को स्थलीय वायुमंडल में रहने के लिए अनुकूलित बनाता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये जाइलम और फ्लोएम क्या है। क्रमवाइज हम देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर जाइलम फ्लोएम को देखते हैं हम लोग। जाइलम जो है, ये जाइलम एक ऊतक है, जाइलम ऊतक है और ये जाइलम ऊतक बना हुआ किससे है, संवहन ऊतक है। इस संवहन ऊतक को बनाने में कौन कौन सी कोशिकाएं भाग ली हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं इस जाइलम ऊतक को बनाई हैं, उनको देख लीजिए। तो जिस जाइलम ऊतक को बनाने में जो कोशिकाएं भाग ली हैं उनमें आपका सबसे पहला है, सबसे पहले वाले भाग को कहते हैं जाइलम ट्रैकिड्स। पहले वाले को कहते हैं जाइलम ट्रैकिड्स, दूसरे वाले को कहते हैं जाइलम वेसल्स, तीसरे वाले को कहते हैं
जाइलम पैरेन्काइमा। चौथे वाले को क्या कहते हैं? चौथे वाले को क्या कहते हैं? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि यह जाइलम जो है, यह जाइलम बना हुआ है चार प्रकार की कोशिकाओं से। जाइलम ट्रैकिड से, जाइलम बेसल्स से, जाइलम पैरेन्काइमा से, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रैकिड्स को हिंदी में कहते हैं वाहिका कहते हैं। वेसल्स को क्या कहते हैं? नलिका कहते हैं। वाहिकाओं और नलिकाओं। ठीक है, तो इंग्लिश में ही नाम याद रखिए तो अच्छा है, वाहिकाओं और नलिकाओं। और पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा जाइलम ही है। आगे बात समझ में, ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के यह जाइलम बना है। इन चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के यह जाइलम बना हुआ है। चारों कोशिकाओं का अपना अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, चारों का अपना अलग अलग काम होता है। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स ये दोनों जो होते हैं, यही दोनों क्या होते हैं? ये क्या है? आपके मुख्य अंग है, यह मुख्य भाग है। ठीक है, किसके मुख्य भाग है? जाइलम के। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स ये मुख्य भाग है। ये आपके मुख्य भाग नहीं रहते हैं, एक्सेसरी भाग है, सहायक अंग है। ये क्या है आपके? ये सहायक भाग है। क्या है? ये सहायक भाग है। तो अभी इनके विषय में चर्चा बाद में करते हैं। यह मुख्य भाग है। इसी जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम बेसल्स के द्वारा, इन्हीं दोनों चीजों के द्वारा क्या होता है कि जो जमीन से जो खनिज लवण और जल जमीन में ही है ना, जल और खनिज लवण यानी कि खन के जो निकाला जाता है लवण, तो वो भी तो जमीन में ही होगा। तो दोनों चीजों को अवशोषित करके, जड़ के द्वारा अवशोषित करके पूरे प्लांट बॉडी में परिवहित करने का काम जो है जाइलम के द्वारा होता है। और उस जाइलम के इस दो मेन कोशिकाओं के द्वारा होता है, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के द्वारा होता है। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्हीं नलिकाओं के द्वारा, इसको भी नोट कीजिएगा, इन्हीं नलिकाओं के द्वारा ये नलिकाकार होती है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा जाइलम कैसा होता है। जाइलम नलिकाकार होता है, नलिकाकार होता है। ठीक है, यानी नलिका के आकार का होता है। ट्रैकिड्स वेसल दोनों सब पूरा मिलाकर के नलिका के आकार की होती है। ठीक, तो इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जमीन से जमीन नहीं, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का परिवहन पूरे पौधे में होता है। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि जाइलम जो है, जाइलम के जो चार कोशिकाओं से बना है। इन चार कोशिकाओं में ये जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम बेसल्स जो है, यही इसके मुख्य अंग हैं, यही इसकी मुख्य कोशिकाएं हैं। क्यों मुख्य कोशिकाएं हैं?
क्योंकि जाइलम का जो मेन काम है जल एवं खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषित करके पूरे प्लांट बॉडी में परिवहित करना, वह काम करने का वह कार्य कौन करता है? यही दोनों कोशिकाएं करती हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मुख्य अंग कहा जाता है। ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है, ये पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा अब देख लीजिए, अब कैसे परिवहित करता है आपको फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी है, फिजियोलॉजी यहाँ नहीं पढ़ना, बस आप इतना जान लीजिए कि यह ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर के बना है, क्या काम करता है, कैसे करता है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास यानी अभी 9th में है, जब 10th में जाएंगे तो वहां पर बताया जाएगा किस प्रकार से करता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? भोजन के संग्रह का काम करता है। यह काम क्या करता है? भोजन संग्रह का काम करता है। यह भोजन संग्रह करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है, जिस कोशिका को जैसी जरूरत होगी और उनको उस तरीके से भोजन की सप्लाई करेगा। स्क्लेरेन्काइमा में हम आपको पहले ही बताए थे, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जहां भी पाए जाएंगे वह क्या करते हैं? अस्थायित्व प्रदान करने का काम करते हैं। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेन्काइमा क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। आपको बताए थे हम, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। ठीक है, तो मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो स्क्लेरेन्काइमा क्या है? काम करता है, बहुत ही ये कौन सा काम करता है? अस्थायित्व देने का काम करता है। अस्थायित्व किसको अस्थायित्व देता है? पौधे को अस्थायित्व देता है कि पौधा जो है जमीन में ज्यादा समय तक, पौधा जो है जमीन में ज्यादा समय तक और मजबूती से क्या रहे? खड़ा रहे, जमीन से लग करके पौधा खड़ा रहे। यह काम कौन करता है? स्क्लेरेन्काइमा करता है। तो स्क्लेरेन्काइमा जहां भी आएगा आप लोग इसमें क्या है कि कंफ्यूज मत होइएगा। सॉरी, एक टंग स्लिप से एक चीज आपको गलती हो गया है कि स्क्लेरेन्काइमा को नहीं कहते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा को नहीं कहते हैं, बल्कि कोलेनकाइमा को कहते हैं। कोलेनकाइमा को कहते हैं, इसमें सुधार कर लीजिएगा आप, कोलेनकाइमा को कहते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा क्या है कि अस्थायित्व देने का काम करता है, अस्थायित्व देने का काम करता है और मैच्योर होने पर क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। इसके विषय में हम बताए थे कि मैच्योर होने पर डेड हो जाता है ये स्क्लेरेन्काइमा, और डेड होकर के क्या करता है? रक्षा करता है, बाहरी वातावरण से क्या करता है? प्लांट बॉडी की रक्षा करता है, अस्थायित्व देने का काम करता है पौधे। तो ये स्क्लेरेन्काइमा करेगा क्या? यहाँ पर भी वही काम करेगा, ये सहारा देने का काम यहाँ पर भी करेगा, सहारा देने का काम, सहारा देता है। ठीक है, सहारा देने का काम करेगा। तो ये दोनों जो है ये सहायक भाग है। क्या है? इसीलिए दोनों क्या है? सहायक भाग है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से देख लिया आप लोगों ने कि जाइलम जो है, जाइलम ऊतक यह बना हुआ है 4 प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा, और इन 4 प्रकार की कोशिकाओं में यह 2 जो कोशिकाएं हैं, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम बेसल्स, ये मुख्य भाग हैं, ये नलिकाकार भाग है, और इन्हीं नलिकाओं के द्वारा मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है, स्क्लेरेन्काइमा सहारा देता है, सहायक भाग है। ठीक है, तो ये जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल्स काम कैसे करता है? अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं कि जाइलम कैसे काम करता है। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई प्लांट बॉडी है, कोई भी प्लांट है आपका, ये अगर आपका प्लांट है तो बीच में ये जो नलिकाकार भाग होता है, बीच में ये आपका जो नलिकाकार भाग है, यहाँ पे ये ऐसे, ये जो नलिकाकार भाग है, तो ये जो नलिकाकार भाग होता है यही जाइलम का भाग होता है। नलिकाकार जितने भी नलिकाओं वाली भाग दिख रही है आपको, ये क्या होता है? आपका जाइलम का भाग होता है। इन्हीं जाइलम कोशिकाओं के द्वारा ही, इन्हीं जाइलम कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? जल एवं खनिज लवण ऊपर चढ़ते हैं। अब जल ऊपर कैसे चढ़ता है इसकी प्रक्रिया हम बताएं, फिजियोलॉजी है, बाद में आप लोग देखिएगा। भाई सूर्य का ताप पड़ेगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प बन करके जल ऊपर से उड़ेगा। जब ऊपर से उड़ेगा तो नीचे से क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा,
तो धीरे 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 जल चढ़ता है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, इसको मिटाते हैं, मिटा करके हम इसको दिखाते हैं आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा। फिर मिटाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मिटा दिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये प्लांट है और ये आपका रूट है, यहाँ पर ये आपके रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका लीफ है, ये आपकी पत्ती है। तो आपका ये जो नलिकाकार यहाँ पर ये नली के आकार का पाया जाएगा, ये आपका नलिकाकार भाग यहाँ पर पाया जाएगा। देखिएगा आप लोग यहाँ पे ये जो नलिकाकार यहाँ भाग पाया जाएगा, ये जाइलम का भाग होगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपका पानी है, खनिज लवण है, सारे ये इपिडर्मिस की कोशिकाएं, बाहर वाली लेयर इपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं रूट हेयर की। अब यहाँ से क्या करेगा, यह जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करेगा। रूट हेयर क्यों होते हैं, बताए थे आपको कि इसके सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जल एवं खनिज लवण अवशोषित हो सके। यहाँ पर है, इसको अवशोषित करेगा। तो देखिए यहाँ से जल ऐसे, ये जल क्या हुआ, जल ऐसे यहाँ से ऐसे चढ़ करके आपका पत्ती तक ऐसे घुसा है, पत्ती तक आया है। अब देखिए यहाँ तक आया, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, आपका सन है। तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा है इस पे, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पसीना होकर बाहर निकलेगा पानी है। तो तब ये पानी क्या होगा, उड़ जाएगा, ये पानी उड़ जाएगा। जब ये पानी उड़ जाएगा ऊपर वाला, तो होगा क्या, जब ऊपर वाला पानी उड़ जाएगा तो ये इसके नीचे वाला जो है यह ऊपर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, ये वाला पहले, ये वाला आगे बढ़ेगा। तो ये वाला आगे बढ़ेगा तो इसका जगह, इसका जगह, इसका जगह, इसका जगह, इसका जगह, धीरे 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 क्या होगा, ये भी इसका जगह ले लेगा और यहाँ जगह खाली हो जाएगा। जब यहाँ जगह खाली हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, आपका जल पुनः इसके अंदर प्रवेश क्या होगा, कर जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण। वो सब क्या चीजें हैं डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो ये एक प्रक्रिया के द्वारा आप लोग समझ लिए कैसे होता है। दूसरी जो कोशिका है आपकी फ्लोएम है, फ्लोएम को देख लेते हैं। हमने जाइलम को देख लिया, जाइलम के कार्य को देख लिया। दूसरी जो कोशिका है वो क्या है आपकी, फ्लोएम सेल्स है। कोशिका नहीं बल्कि उत्तक है, क्या है आपका, फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम जो है, फ्लोएम भी क्या, जाइलम और फ्लोएम दोनों को हमने बताया था कि ये संवहन उत्तक है। दोनों को बताया था संवहन उत्तक, क्योंकि ये संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। और संवहन मंडल क्या है कि बड़े पेड़ में, चाहे बड़े वाले जो पौधे हैं, उनका जो है एक विशेष गुण है कि जो उनको स्थल मंडल में कायम किए हुए हैं। ठीक, तो फ्लोएम जो है यह भी जाइलम के ही तरह, यह भी जाइलम के ही तरह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जाइलम के ही तरह यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है। किन किन कोशिकाओं से मिलकर के बना है, सीव ट्यूब क्या होता है, सीव ट्यूब पहला होता है आपका सीव ट्यूब, SIEVE, सीव ट्यूब होता है। फिर कंपेनियन सेल है, दूसरा आपका कंपेनियन सेल, तीसरा होता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है आपका फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4, यह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इन्हीं 4 कोशिकाओं से मिलकर के बना है यह आपका फ्लोएम भी। ठीक है, सीव ट्यूब,
कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ये 4 कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिनमें से यह जो 2 है, यह 2 सेल्स जो है सीव ट्यूब और क्या है कंपेनियन सेल, यही क्या है मुख्य अंग है, यही फ्लोएम के क्या है मुख्य भाग है। ये दोनों जो है ये सहायक भाग है। सीव मतलब होता है चलनी, सीव का मतलब होता है चलनी, ठीक है। तो यह इनको बोलते हैं हम लोग चालनी नलिका भी बोलते हैं, चालनी नलिका भी बोलते हैं, चालनी ट्यूब माने नलिका, आसीव मतलब क्या होता है चलनी, वही चलनी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये चलनी नलिका। और दूसरा क्या है कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो इसको साथी कोशिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथी कोशिका कहते हैं, साथी कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब 2 बचे फ्लोएम का मतलब फ्लोएम है, पैरेन्काइमा का मतलब पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इनका काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है कि पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन का ये क्या काम करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, पत्ती के द्वारा बनाए गए, पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन का पूरे पौधे में परिवहन करना, ये इनका काम होता है, किसका फ्लोएम का। जो पत्ती के द्वारा भोजन बनता है, या भोजन आपको पता ही होगा पत्ती के द्वारा बनता है, छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया की पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में हरे रंग का वर्णक होता है, और उसी हरे रंग का वर्णक के कारण क्या होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से भोजन का निर्माण होता है पौधे में। उसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो भोजन मुख्य रूप से पत्ती में बना, और वह पत्ती से पूरे प्लांट बॉडी में परिवहित होगा। तो देखा आप लोगों ने कि जल और खनिज लवण नीचे से आ रहा है जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा ऊपर से पूरे प्लांट में पहुंच रहा है, क्या भोजन पहुंच रहा है फ्लोएम के द्वारा। अब ये बना है इन 4 कोशिकाओं से मिलकर के, कैसे काम करेंगे इसको भी हम लोग चलिए देख लेते हैं, ये कैसे काम करेंगे। ये जो मुख्य अंग है इसका सीव ट्यूब है, ये देख लीजिए इस तरह से आपका, यह मान लीजिए कि यह आपका प्लांट का सबसे अंदर का भाग है। तो जो अंदर का भाग है ये कुछ इस प्रकार से होती है परफोरेटेड का मतलब छिद्रयुक्त, ये छिद्रयुक्त होती है, ये इस तरह से छिद्रयुक्त होती है, ऐसे। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि ये जगह जगह पर इनमें बीच में देखिए छिद्र है। तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा ही जो चलनी का काम, जैसे चलनी होता है ना, चलनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऊपर हम लोग आटा रखते हैं तो ऐसे हिलाते हैं, धीरे धीरे उसको चालता जाता है। तो इसमें भी क्या होते हैं छिद्र होते हैं, भी परफोरेटेड होता है, ऐसे छिद्र होता है। इसी को क्या कहते हैं, यही आपका पूरा ट्यूब जो है, इसी को यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही आपका क्या है, यही सीव ट्यूब है, यही सीव ट्यूब है। और इसी सीव ट्यूब में ये जो भाग है आपका, ये इसको कहते हैं सीव प्लेट, ये प्लेट है सीव ट्यूब में, इस प्रकार से प्लेट। तो सीव ट्यूब इसका नाम क्यों पड़ा, ट्यूब यह भी है, नलिका कार्य भी है, जैसे जाइलम था नलिका कार्य, ऐसे नलिका कार्य भी है, लेकिन सीव ट्यूब क्यों नाम पड़ा। इस ट्यूब में ऐसे चलनी के समान प्लेटें पाई जा रही हैं, चलनी के समान प्लेटें पाई जा रही हैं, इसीलिए इसको सीव ट्यूब कहा गया, ये सीव प्लेट है आपका।
ठीक, इसके बाहर जो स्थित होगा आपका, जो इसके बाहर स्थित होगा, बाहर वाला जो भाग होगा, ये बाहर वाला भाग आपका यहाँ पर, ये बाहर वाला जो भाग है ये आपका कंपेनियन सेल का होगा। ये आपका क्या होगा? कंपेनियन सेल का भाग होगा। यहाँ पर ही होगा आपका कंपेनियन सेल, ये आपका कंपेनियन सेल होगा। ठीक है, अब इस कंपेनियन सेल के बाहर क्या होगा आपका? कंपेनियन सेल के बाहर, कंपेनियन सेल के बाहर इन दोनों तरफ, ठीक है, ये जहां लिखे हैं हम उसको हटा दे रहे हैं, दोनों तरफ है आपका पैरेन्काइमा का भाग होगा। ठीक है, पैरेन्काइमा, ठीक है, सिंगल लेयर। तो ये क्या है आपका? इधर भी होगा पैरेन्काइमा, इधर भी होगा भाई, दोनों तरफ होगा, एक ही तरफ क्यों, दोनों तरफ होगा। तो ये क्या है आपका? ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि फ्लोएम कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि जब भोजन बनता है तो भोजन जब बनने के बाद आपको हमने बताया था कि पैरेन्काइमेटस जो सेल होते हैं ये हमेशा भोजन के संग्रह करने का काम करते हैं। तो ये पैरेन्काइमा क्या करेगा? भोजन का संग्रह करेगा, और बाहर वाला लेयर ये संग्रह करेगा, और संग्रह जब ये करेगा तो इसके बगल में कौन है आपका? ये इसके बगल में कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल क्या होगा? एटीपी का यूज करके, एटीपी का यूज करके जो भोजन है इसको अपने अंदर ले लेगा, एटीपी के रूप में इसको अपने अंदर ले लेगा, और अपने अंदर जब ले लेगा एटीपी के रूप में, भाई भोजन वाली जो बनाए हैं तो वैसे ही नहीं ना, जैसे दाल भात तरकारी के रूप में ऐसे नहीं ना रखा रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ना, पोषक तत्व रहेंगे ना। तो उन पोषक तत्वों को एटीपी का यूज करके, एटीपी क्या है आपका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है ये। तो यह ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में उन न्यूट्रिएंट्स को ये अपने ले लेगा, कंपेनियन से ले लेगा। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका जब इसके बगैर जाइलम भी इसमें फैला हुआ है, इसी में तो जाइलम होगा। ये आपका जो प्लांट है, इस प्लांट में ही तो जाइलम होगा। जाइलम में पानी बह रहा है, और पानी से वह जल क्या होगा? जल जो होगा वह इसमें आएगा, आपका कंपेनियन सेल में आएगा, और इसमें क्या है आपका? एनर्जी के रूप में भोजन है। तो दोनों को क्या होंगे? दोनों यह दोनों संवहित होकर के पहुंच जाएंगे सीव प्लेट में। ठीक, तो यहाँ से पहुंच जाएंगे किसमें? सब सीव ट्यूब में पहुंच जाएंगे। सीव ट्यूब में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे सीव ट्यूब में सीव प्लेट बना हुआ है। तो इस प्लेटों के द्वारा छन छन के धीरे धीरे नीचे पत्ती से लेकर के पूरे प्लांट में ऐसे ये फैल जाएंगे, और भोजन को पूरे पौधे में परिवहित कर देंगे। बात समझ में आ गया आपका? कंपेनियन सेल। अब बात ये दिक्कत आएगी कि क्यों कंपेनियन सेल एटीपी का यूज करके भोजन को ले रहा है, क्यों सीव ट्यूब नहीं ले रहा है? तो इसलिए बच्चा, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक होता है, और केंद्रक को क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। किसी भी सेल का ब्रेन कहते हैं। उसके पास दिमाग होता है काम करने के लिए। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए यह फैसला नहीं ले पाता कि हमको एटीपी का यूज करना है कि नहीं करना। तो इसलिए कंपेनियन सेल यूज करके इसको दे देता है कि ले भाई तुम अपना काम कर ले। ठीक, तो ये आपका फ्लोएम था। फ्लोएम का 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बना है। चारों प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सा काम कर रही है देख लिया। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा स्थायित्व देने का काम करेगा, यह भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर था, ये आपका स्ट्रक्चर था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? नेक्स्ट आपका जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू के विषय में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।